हेलो दोस्तों, आपका नेचुरल नॉलेज पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। ये बीए 6 सेमेस्टर का सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का सॉल्व्ड पेपर है। इसका पार्ट फर्स्ट आ चुका है, ये पार्ट सेकंड है। ये हेल्पफुल है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और साथियों लेट के लिए माफ़ी। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिटरेसी रेट मेजर द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एज ग्रुप। साक्षरता दर किस आयु वर्ग में साक्षर आबादी के अनुपात को मापती है? तो जो 7 साल के ऊपर के लोग होते हैं उसी का लिटरेसी रेट साक्षरता दर मापा जाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। एज पर 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट एज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो हम सबको मालूम है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की है। ये 2001 से इंडिया की साक्षरता दर केरल की है। सबसे ज़्यादा पढ़े लोग इंडिया में केरल में रहते हैं। इसका ऑप्शन ए केरल सही है। एज पर 2011 सेंसस Which among the following state has highest infant mortality rate per 1000 live birth? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति 1000 जीवित जन्मों से शिशु मृत्यु दर उच्चतम है? सबसे ज़्यादा कहाँ 1000 पे कितने बच्चे मरते हैं? तो साथियों बिहार में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होती है। इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी आर ट्रू? पैसे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनी कैन नॉट बे यू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। क्या पैसा प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता? बिल्कुल नहीं खरीद सकता। मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनडल्टरेटेड मेडिसिन्स। पैसा सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आपको मिलावट रही दवा मिले। बिल्कुल ये भी सही है। पैसा भी आपको संक्रामक रोगों से नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल ये तीनों जो है सही है। पैसा रोग से थोड़ी बचा पाएगा, वो तो रोग डॉक्टर और ये सब का काम है। पैसा तो भाई जो इलाज करेगा उसके लिए है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन। जो यूएनडीपी है, जो मानव विकास रिपोर्ट प्रदर्शित करती है, वो किस किस चीज़ पे तुलना और कंपेयर करके जो है ये रिपोर्ट बनाती है? हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, यानी स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता स्तर। तो ये तीनों मिला के जो है ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कंपेयर करके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Among the following South Asian countries dash had the highest life expectancy at birth। जिस प्रकार बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं 1000 बच्चों में से इंडिया में, उसी प्रकार पूछा गया है कि सबसे कम बच्चे कहाँ मरते हैं। तो सबसे ज़्यादा कम बच्चे मरते हैं श्रीलंका में पर 1000 पे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ। कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, वानिकी किसके उदाहरण हैं? तो प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण है। इसका सी सही हो जाएगा। द डैश कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स are changed into other forms through ways manufacturing that we associate with industrial activity। साथियों इससे पहले जैसे कृषि की बात हुई थी, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल मिला था, तो वो प्रथम से श्रेणी है, यानी नेचर से हमको डायरेक्ट मिलती है। प्राइमरी के बाद जो दूसरा क्षेत्र होता है, जैसे प्राइमरी के बाद जो भी रॉ मटेरियल मिलता है उसको हम लोग इंडस्ट्री में भेजते हैं, तो वो हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका ए जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्जरी सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर। 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, सबको मालूम है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। तो
पहला अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था प्राइमरी सेक्टर पे, कृषि वाला। उसके बाद दूसरा सेक्टर आया कि जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर में मिलता है, रॉ मटेरियल से जो है जो इंडस्ट्री में जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर में पहुंच जाता है, और ये जो इन सबको ले जाने का काम करता है पब्लिक तक, उसको बोला जाता है सर्विस सेक्टर। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टर्जरी सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यातायात भी आता है और कम्युनिकेशन भी आता है। तो साथियों सी ऑप्शन बोथ ए एंड सी सही हो, बी सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड सम इसेंशियल सर्विस दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बिल्कुल सही बात है। सेवा क्षेत्र में कुछ आवश्यक सेवाएं शामिल हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में मदद नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। कई ऐसे काम होते हैं जो प्रोडक्शन में नहीं फॉलो कर सकते, इसीलिए ये ट्रू सही है इसका ऑप्शन। डैश शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज। तो क्या चीज़ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस कंट्री की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भाई जीडीपी से हम लोग पता लगा सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम लोग पता लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीडीपी। इन द लास्ट 100 years there has been a further shift from dash to dash in developed countries। पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में किस क्षेत्र से किस क्षेत्र में बदलाव आया है? उत्पादन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। तो जो इस बच्चे का पेपर इसने लगाया था प्राइमरी से ट्रेजरी सेक्टर, यानी प्राथमिक से तृतीयक क्षेत्र, गलत है, द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र में परिवर्तन आया, यानी सेकेंडरी टू ट्रेजरी सेक्टर बदलाव आया। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों। इन इंडिया डैश वाज द लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2010 to 11। भारत में 2010 से 11 के बीच सबसे कम उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? तो साथियों प्राइमरी सेक्टर था। प्राइमरी सेक्टर में 2010 और 11 के बीच सबसे कम जो है प्रोडक्शन हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन इंडिया विच सेक्टर ग्रीव द मैक्सिमम फ्रॉम 70 to 71 to 2010 to 11। भारत में किस क्षेत्र में 1970 से 71 से लेके 2010-11 तक अधिकतम वृद्धि हुई है? तो तृतीयक क्षेत्र में, टर्जरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यानी टर्जरी सेक्टर के लिए कौन सा कथन सही है? जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों का खर्च कुछ वर्ग बाहर खाना खाना, पर्यटन, खरीदारी जैसी कई और सेवाओं की मांग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। पैसा बढ़ेगा तो हम खाना खाएंगे, पैसा बढ़ेगा तो हम घूमने जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला ऑप्शन सही है। पिछले एक दशक में कुछ नई सेवाएं जैसे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित महत्वपूर्ण आवश्यक हो गई। बिल्कुल सही बात है। 2000 से पहले मोबाइल नहीं था और लैंडलाइन वगैरह था, तो उसका खर्चा नहीं था। इसके बाद डेटा आ गया, इंटरनेट आ गया, उसका खर्चा हो गया। तो ये भी बात सही है। वर्ष 2010 और 11 में तृतीयक क्षेत्र में भारत में प्राथमिक क्षेत्र की जगह सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। बिल्कुल सही बात है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा 2010 और 11 के बीच सबसे लीस्ट प्रोडक्शन वाला सेक्टर कौन था? तो प्राइमरी सेक्टर था साथियों। तो जब प्राइमरी सेक्टर हो नहीं सकता तो इसका ऑप्शन भी सी सही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में प्राइमरी सेक्टर से टर्जरी सेक्टर पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका साथियों करेक्ट है। द डैश कंटिन्यूज टू बी दी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। डैश भारत में लगातार सबसे बड़ा नियोक्ता कौन बना हुआ है? तो अभी बात चल रही थी 2010-11 में सबसे लीस्ट सेक्टर जो है हमारा वो है प्राइमरी सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में तो इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं नहीं। और अभी हम लोगों ने देखा कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो जब जो भी सेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा उसी में तो सबसे ज़्यादा काम उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है, टर्जरी सेक्टर इसका सही है, यानी तृतीयक क्षेत्र इसका सही है साथियों। वर्कर्स इन दी डैश सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। किस क्षेत्र में श्रमिक कम नियोजित है? तो पहले क्या होता था, भारत की 60% या 80% भी लोग कहते हैं पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे जैसे आगे लोग बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार जो है नई नई क्षेत्र आगे आ रहा है। जैसे सर्विस सेक्टर का नाम का कोई था ही नहीं, नेट वगैरह ये सब कार और इतनी चलती ही नहीं थी, तो उसमें ज़्यादा तो हो ही नहीं पाता था। तो जितनी भी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे, कृषि पे डिपेंडेंट थी। लेकिन जिस प्रकार और अदर काम हो रहा है, कंप्यूटर पे लोग आसानी से काम कर ले रहे हैं, तो कोई मेहनत का काम नहीं करना चाहता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मोर देन हाफ, देश में आधे से अधिक प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे, मुख्य रूप से तो मछली पकड़ने में नहीं, माइन खुदाई में नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, कृषि में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं देश में प्राथमिक सेक्टर में, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। हु इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो सबको मालूम है कि आय से रिलेटेड, रुपये से रिलेटेड जो भी हमारा काम करती है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनी थी, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है? इंडिया की कौन है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिजिकल पॉलिसी इज़ द यूज़ ऑफ डैश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजकोषीय नीति के राजस्व व्यय का उपयोग कौन करता है? सरकार करती है साथियों। फिजिकल पॉलिसी का जो यूज़ होता है वो गवर्नमेंट करती है। इसका ए ऑप्शन सही है, यानी सरकार सही। हाई इन्फ्लेशन लेवल्स लीड्स टू द इकोनॉमी इन द सप्लाई ऑफ मनी, अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति का सच पैसे की आपूर्ति की ओर जाता है तो कमी की ओर जाता है साथियों। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के विपरीत है? विच ऑफ द कॉन्सेप्ट इज अपोजिट ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? डिफ्लेशन होता है। मुद्रास्फीति का विपरीत क्या होता है? अपस्फीति। इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डेयरी। अभी हम लोग के पास कुछ देर पूर्व क्वेश्चन आया था ना कि एग्रीकल्चर, माइनिंग और ये सब कौन सा है, तो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है साथियों। अभी पेपर चल नहीं रहा है, इसीलिए इतना डिटेल, जब पेपर शुरू होगा आप लोगों का तो मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो में करीब 100 क्वेश्चन कराने का वादा है हमारा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे पास बने रहिए। धन्यवाद।